गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, सभी भाई और बहनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और उम्मीद करते हैं नववर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप जीवन में सदैव खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। तो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक वर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक है वर्ब, जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं कि वर्ब क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, कैसे इसे यूज करते हैं सेंटेंस में। तो ये वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो रियल में क्या होती है क्रिया? तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है वर्ब की, क्रिया की हिंदी में, कि वर्ब एक वो शब्द होता है जो कोई एक्शन बताता है। कोई भी एक्शन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, राम रीड्स आ बुक। तो यहाँ पर रीड क्या है? रीड माने पढ़ना। राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या हो रहा है? काम हो रहा है, कि क्रिया है। रीड यहाँ पर क्रिया है। दूसरा सेंटेंस में सी इज हैप्पी, यहाँ पर इज क्या है? क्रिया है। थर्ड सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई क्या है? क्रिया है। तो वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य को बताता है, एक्शन या अवस्था, स्टेट को बताता है। जैसे देखिए दूसरे सेंटेंस में स्टेट बताई गई है, सी इज हैप्पी। क्या उसकी अवस्था है? क्या स्टेट है? क्या कंडीशन है कि वो हैप्पी है, खुश है? सी इज हैप्पी है, या सी इज अनहैप्पी है, या सी इज सैड है, ठीक है, या सी इज डिस्टर्ब्ड है, या सी इज अपसेट है। तो उसकी अवस्था जो बताई जाती है, तो अवस्था बताने के लिए भी जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो स्टैटिक वर्ब होती है। तो वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन, अवस्था या होने को दर्शाए, किसी भी कार्य के होने को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर, वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर, कि रीड से काम हो रहा है, कि पुस्तक पढ़ता है। सी इज हैप्पी से यहाँ काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अवस्था बताई गई कि वो कैसी है, खुश है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर काम हो रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो एक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये वर्ब हैं। काइंड्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो ये क्रिया के प्रकार, ये वर्ब के कई, वैसे मेन रूप से जो वर्ब होती हैं वो 3 टाइप की ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं जो है 8-10 प्रकार की वर्ब हैं। कम से कम 10 प्रकार की वर्ब है। उन सभी वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल पर तो बात करें तो हम 3 प्रकार की वर्ब बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी टाइप की वर्ब होती है सभी हम का डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने जा रहा है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी बेहतर है वीडियो। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मेन वर्ब जिसे कहते हैं, नंबर 1 काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्रिंसिपल वर्ब जिसे कहते हैं। देखिए, जो वाक्य में मुख्य कार्य बताती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एक ही वर्ब है, टीच, कोई दूसरी वर्ब है? नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी राइट्स आ लेटर। यहाँ पर जो राइट है वो भी सिंगल वर्ब है, तो जो सिंगल वर्ब है वो मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रही है। अगर यहाँ पर होता आई एम टीचिंग, तो एम हेल्पिंग वर्ब हो जाती, टीचिंग मेन वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पर केवल टीच है और यहाँ राइट है, तो ये सिंगल वर्ब है। तो ये दोनों क्या है? मेन वर्ब हैं। इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है। देखिए, जब भी कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी मेन वर्ब बन जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आई एम हैप्पी, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, आई एम हैप्पी कहा तो यहाँ एम भी वर्ब हो गई है। इस एम को भी वर्ब ही कहेंगे हम, लेकिन कैसी वर्ब है ये? स्टैटिक वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब है ये? इसको हम एक्शन नहीं हो रहा यहाँ पर, ये विदाउट एक्शन वाली वर्ब है, नॉन एक्शन कहते हैं इसे। ये नॉन एक्शन वर्ब है।
एम को। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, सबसे पहले हमने वर्ब बताई है मेन वर्ब। अब नंबर 2 पर ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को कहते हैं। ये मेन वर्ब की सहायता करती है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए होती कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब है जो जनरली यूज होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जनरली यूज करते रहते हैं, वो ये वर्ब हैं। मेन रूप से देखिए इज है, यहाँ फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो गया है, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये सब क्या हैं? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इन्हें सब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में सी इज रीडिंग लिखा है, यहाँ पर इज का प्रयोग कैसा हुआ है? इज का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब, इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है यहाँ पर। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर हैव का प्रयोग कैसा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग हुआ है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है इसमें? सी इज रीडिंग में रीडिंग मेन वर्ब है। ऐसे ही कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड क्या है? मेन वर्ब है इस दूसरे सेंटेंस में। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। मेरा मकसद है अपने स्टूडेंट्स को ये सही से समझाना, और ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मैसेज हम यहाँ से दे रहे हैं, वो मैसेज उनको मिले और जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो। नंबर 3 है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती है। द वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट विद इट, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक चीज़ और है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो एक्शन पासेज ओवर द ऑब्जेक्ट। एक्शन का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे देखिए ही राइट्स अ लेटर, अब यहाँ पर राइट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट ही है। ही क्या काम कर रहा है? लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट का जो कार्य का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर, लेटर पर। ये लेटर पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? देखिए वह क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है। तो एक्शन यहाँ पर पास ओवर हो रहा है, किस पर पास ओवर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर। या देखिए सी किल्ड अ स्नेक, इसमें सी किल्ड अ स्नेक में किल्ड क्या है? यहाँ पर जो है उसने, किल्ड वर्ब है, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट आया है स्नेक, उसने एक सांप मार दिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो जनरली अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव नहीं होती, इंट्रांजिटिव होती। जैसे अब रन है, हम रन की बात करें तो रन कैसी वर्ब है? यहाँ पर रन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो जनरली ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब मानी जाती है। यह लाई है, LIE, लाई, लेट जाना। लाई क्या है? लेट जाना या झूठ बोलना। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब मानी जाती है। नेक्स्ट एज हम बात कर रहे हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, इसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया को कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कौन कौन सी वर्ब हैं? जनरली ऐसी बहुत सी वर्ब होती हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, रन का दिया है। यहाँ पर द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है या चिल्लाता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है।
क्राई एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो इसे हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे लाफ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाफ का, LAUGH, लाफ, हंसना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो हंसना कैसी वर्ब है? ये हंसना जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है हंसना, क्योंकि ये अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लाती है वर्ब। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल और यहाँ पर दिया है, देखिए उसी का, इंट्रांजिटिव वर्ब का, फ्लाई। ये दिया है फ्लाई। फ्लाई जो होता है बर्ड्स, चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो फ्लाई मीन्स उड़ना। ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है, क्योंकि फ्लाई भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब। नंबर 5 है फाइनाइट वर्ब। देखिए मैं सारी वर्ब की यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सीमित क्रिया। जैसे फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया को भी कहते हैं। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का प्रयोग है। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया क्या होती है? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती है। देखिए फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए फाइनाइट वर्ब के, जैसे ही प्लेज है। अब प्लेज क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब कहने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। इसे फाइनाइट वर्ब हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में प्लेज एक ऐसी वर्ब है जो ही मुख्य क्रिया है, क्योंकि कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें क्या है? प्लेज मुख्य क्रिया का काम कर रही है, फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मैंने भी आपको बताया। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती है। मतलब जैसे ही है, अब यहाँ पर अगर हमने लिख दिया आई, तो आई के साथ प्लेज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ हो जाएगा प्ले। आई के साथ प्लेज नहीं होगा, क्या होगा? प्ले हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ प्लेज होता ही नहीं है। ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ आता है वर्ब की, सिंगुलर वर्ब, और ही है तो ही के साथ प्लेज हो जाता है। ऐसे देखिए दे है, दे के साथ यहाँ पर टेंस बदल गया, तो टेंस भी बदल जाता है और क्रिया भी बदल जाती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस और क्रिया का रूप बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया को कहते थे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपना रूप बदल लेती है, उसका टेंस भी बदल जाता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? असीमित क्रिया या सब्जेक्ट या टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, सब्जेक्ट और टेंस का। तो नॉन फाइनाइट, इससे पहले वाला वीडियो हम बना चुके हैं इस पर, कि नॉन फाइनाइट होती क्या वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है इसमें मेन रूप से जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बदलती नहीं है। मान लो सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वर्ब चेंज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है? देखिए इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब आता है। कौन सी वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ये टू लर्न क्या है? टू प्लस वर्ब। लर्न क्या है? ये वर्ब है। लर्न वर्ब है, और टू, इससे वर्ब से पहले टू लग गया, वो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अब ये टू लर्न हो गया, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो ये टू लर्न है, ये ज्यों का त्यों ऐसा ही रहेगा,
कभी भी बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला? यहाँ पर आई लिखा है, आई की जगह पे चाहे मैं ही कर दूँ तो ही वांट्स हो जाएगा, लेकिन टू लर्न तब भी यही रहेगा। यहाँ पे आई की जगह पे मैं दे कर दूँ, THEY दे, तो दे वांट टू लर्न इंग्लिश, तब भी टू लर्न ही रहेगा। मतलब चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। तो जो नॉन फाइनाइट होती है वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। अब जैसे देखिएगा, मैं इसको टेंस बदल दूँ, आई वांट लिखा है, मैं कर दूँ यहाँ पे वांटेड, मैं कर दूँ आई वांटेड। अगर हम वांटेड भी कर दें तो वांटेड के बाद में भी ये टू लर्न है ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा इसका यूज। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे टेंस बदलो या चाहे सब्जेक्ट बदले, उसका नंबर पर्सन बदले, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये इन्फिनिटिव समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है जीरंड। अब देखिए जीरंड है, जीरंड क्या है? जीरंड कहते हैं वर्ब प्लस ING को। एक्चुअली जीरंड जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, मतलब सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है, लेकिन बनता किससे? वर्ब से। वर्ब में ING लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING लगाने से बनता है। अब ये नाउन का काम करता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आता है और नाउन का फंक्शन होता है इसका। जैसे मैंने देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, रीडिंग इज माई हॉबी। अब रीडिंग कैसे बना है? ये रीड से बना है, रीड प्लस ING, रीड में ING लगाया, उससे रीडिंग बनाइए। तो ये रीडिंग क्या बन गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस की बात करो तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट बन गया है, रीडिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है, मतलब नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया है। भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट भी तो होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो रीडिंग जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ING लगा दिया तो रीडिंग हो गई, और ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, और वर्ब प्लस ING बोलते हैं इसे। लेकिन कैसे पहचानेंगे ये जीरंड है? देखिए ध्यान रखिए, हिंदी में इसका अर्थ ना निकलता है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ना, जो जीरंड होती है उसका अर्थ हिंदी में ना निकलता। जैसे रीडिंग, पढ़ना, पढ़ना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पे पढ़ना मेरी हॉबी है, यहाँ पे ना आया। देखिए ऐसे मैं कह दूँ कि खेलना मेरा शौक़ है, प्लेइंग इज माई हॉबी, तो प्लेइंग में क्या है? ING लग गया, प्लेइंग हो गया। खेलना, वहाँ भी ना आया। मतलब कहीं भी इसका यूज करो ना जरूर आएगा। रीडिंग खेलना पढ़ना, प्लेइंग खेलना, ईटिंग खाना, ठीक है, फाइटिंग लड़ना, ठीक है, और वॉकिंग टहलना, चलना फिरना, ना जरूर आएगा। तो ये जीरंड हो गई है, ये नाउन की जगह पे आता है, नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए पार्टिसिपल जो होता है, जीरंड तो वर्ब प्लस नाउन होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बन जाता है। पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। लेकिन ये पार्टिसिपल होता क्या है? ये पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव। मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव को कहते हैं पार्टिसिपल, जो वर्ब होती है और प्लस एडजेक्टिव। क्यों ऐसा कहते हैं वर्ब प्लस एडजेक्टिव? क्योंकि पार्टिसिपल हमेशा काम करता है एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब क्यों कहते हैं? वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब से बनता है, पार्टिसिपल हमेशा बनेगा वर्ब से ही, लेकिन काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? हिंदी में अर्थ या तो निकलेगा इसका कर, जैसे रनिंग है, ये रनिंग क्या है? पार्टिसिपल है। रनिंग बॉय फेल डाउन, दौड़ता हुआ लड़का गिर गया। तो देखिए यहाँ पर रनिंग मीन्स क्या है? दौड़ता हुआ। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? दौड़ता हुआ। इसमें हिंदी में अर्थ इसका जो निकलता है वो जनरली क्या निकलता है? हुआ, हुआ निकलता है। हिंदी में इसका अर्थ दौड़ता हुआ निकलता है। तो एक तो ये हो गया पार्टिसिपल, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नीचे लिखा है ब्रोकन ग्लास इज
डेंजरस, टूटा हुआ ग्लास खतरनाक है, तो ये भी पार्टिसिपल है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो आईएनजी नहीं लगा, तो यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला जो है पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों पास्ट पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये ब्रोकन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो ये थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म से बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सेंटेंस में उसका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में अगर उसका प्रयोग होता है, तो ब्रोकन में इसका हिंदी का अर्थ निकलेगा हुआ। क्या निकलेगा? अर्थ हुआ। अब आप कहेंगे रनिंग में भी हुआ आया था, तो देखिए रनिंग मतलब, और रनिंग का मतलब यहाँ पर दौड़ कर, रनिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। रनिंग यहाँ पर कैसा हुआ है? सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। लेकिन ब्रोकन क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन मीन्स क्या है? टूटा हुआ गिलास। और रनिंग का दो मीनिंग हो जाते हैं हिंदी में, दो तरीके से इसका अर्थ निकल सकता है। रनिंग मतलब एक होता है, जैसे मैं कहूँ कि सीइंग अ लॉयन, शेर को देख कर, तो कभी कभी कर भी आ जाता है, हमेशा हुआ नहीं आता है, कभी कभी इसका अर्थ निकलता है कर। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर भी आ जाता है, जैसे शेर को देखकर वह भाग गया, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, तो कभी कभी इसका हिंदी में अर्थ कर निकलता है। ठीक है। या खाना खाकर वह स्कूल चला गया, तो कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रोकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और एडजेक्टिव की तरह ये ग्लास को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ग्लास को। ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। क्या टूटा हुआ? ग्लास। ग्लास नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है ये ब्रोकन। रेगुलर वर्ब नंबर 7 है, रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब पास्ट टेंस में ईडी लगता है। जब आपने ऐसा देखा होगा कि जनरली कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ईडी लगता है, जैसे मैं कहूँ प्ले, क्या होता है? प्ले। अब मैंने कहा प्ले की सेकंड फॉर्म लिखो जरा, तो प्ले की सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा? ईडी लग जाता है। क्या लगता है? ईडी लगता है। या मैंने कहा कि लिखो ईट, ईट लिखा। अब देखिए ईट में क्या है? यह ईट में ईडी नहीं लगेगा, इसकी अगर हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखें तो क्या लगेगा? एट एट आएगा। क्या आएगा? इसके एट आएगा। तो जिनमें ईडी लगता है वो होती है रेगुलर वर्ब। पास्ट टेंस में जिसमें ईडी लग जाता है वो वर्ब कैसी होती हैं? रेगुलर वर्ब। आपसे बहुत से ऐसे वर्ड में ईडी लगता है, जैसे देखिए प्ले है, प्लेड हो गया, ईडी लगा। वर्क, वर्कड, यहाँ पर भी ईडी लगा। तो ये कैसी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। यहाँ पर इनको हम रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं, जिनमें ईडी लग जाता है। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें ईडी नहीं लगता है, उन्हें क्या हम बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, जिनमें ईडी नहीं लगता है। पास्ट टेंस में ईडी नहीं लगता है। अगर पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, अगर उसमें ईडी नहीं लगता है तो वो इरेगुलर वर्ब होती हैं। कौन सी ऐसी वर्ब होती है जिनमें ईडी नहीं लगता है? देखिए गो है। अब गो की देखिए इसमें ईडी कहाँ लगेगा? सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म गो वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म है गॉन। अब देखिए इसमें कहीं भी ईडी नहीं लग रहा है। ऐसे ईट है, ईट एट, ईटन हो जाएगा, ई ए टी ई एन, ई ए टी ई एन, ईटन हो जाएगा। इसमें भी ईडी नहीं लगा। राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटेन, डब्ल्यू आर आई, आप समझ जाएंगे मैं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, डबल टी ई एन, रिटेन। तो राइट, रोट, रिटेन, यहाँ कहीं भी ईडी नहीं लगा, तो इनको हम बोलेंगे क्या? इरेगुलर वर्ब। ये कैसी वर्ब है? इरेगुलर, ये हैं इरेगुलर वर्ब, इन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, ये इरेगुलर वर्ब है। नंबर 9 एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या होती हैं? किसी कार्य को दिखाती हैं, जैसे किसी वर्ब से ऐसा लगे कि कोई कार्य हो रहा है, वो एक्शन वर्ब होती हैं।
अब जैसे ये रन है, ही रन्स फास्ट, तो रन से क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। या सी राइड्स नीटली, वह साफ साफ लिखती है। तो इनसे क्या प्रकट हो रहा है, इससे कार्य को दिखाया जा रहा है कि रन दौड़ने का काम हो रहा है, राइट लिखने का काम हो रहा है। तो इन्हें बोलते हैं हम एक्शन वर्ब, मतलब कार्य प्रकट करने वाली क्रिया जो कार्य को शो करती है। लिंकिंग वर्ब नंबर 10, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट को उसकी स्थिति या गुण से जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब जो होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए लिंकिंग वर्ब और स्टैटिक वर्ब दोनों कुछ मामलों में सिमिलरिटी आ जाती है, दोनों एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसकी स्थिति या गुण से जोड़ता है, वो होती है लिंकिंग वर्ब। मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। जैसे लिंकिंग वर्ब ये है, इज, एम, आर, वॉज, वर, या बिकेम, या सीम, या लुक, या फील। ये लिंकिंग वर्ब होती हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसकी स्थिति या गुण से जोड़ती हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। सी इज, वह है, कैसी है वह, इंटेलिजेंट। तो इज जो वर्ब है सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है, उसके गुण से जोड़ती है, उसकी स्थिति से जोड़ती है कि भाई इंटेलिजेंट है। या ही बिकेम अ डॉक्टर, तो इज है, बिकेम है, ही बिकेम अ टीचर, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गई है, इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिक वर्ब। अब देखिए आ गई लास्ट में स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब क्या होती है, अवस्था है, भावना, विचार, अधिकार बताता है, उसे स्टैटिक वर्ब कहते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, मैं पूरी तरह से हिंदी में बता रहा हूँ। तो ये वर्ब जो होती हैं स्टैटिक वर्ब होती हैं जो किसी अवस्था को दिखाती हैं, भावना या विचार या कोई अधिकार बताती हैं। जैसे मैं कहूँ आई नो हिम, तो नो जो है स्टैटिक वर्ब है। या सी लाइक्स टी, बात उसे चाय पसंद है। देखिए यार एक ये उदाहरण रखिएगा, इनका कंटिन्यूस में भी यूज नहीं होता है। जैसे नो है, नो का नोइंग नहीं होता है, नो का मैंने कह दिया नोइंग, तो गलत है वो बिल्कुल। कंटिन्यूस में ये वर्ब नहीं आती हैं, ये मैंने लिख दिया नोइंग, लेकिन ये गलत है, नोइंग नहीं होता है। ऐसे लाइक है, लाइकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हैं ऐसी स्टैटिक वर्ब हैं जिससे अवस्था, भावना, विचार और प्रकट होता है, तो इन्हें हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और उम्मीद करते हैं कि आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी जब वीडियोज़ हैं वो हम आपको समय समय पर बनाकर देते रहें, और हमारा ये प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।